हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। आज मैं जो यहाँ पे टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो पावर सिस्टम वन सब्जेक्ट से है, जो कि बेसिकली एक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो पावर सिस्टम वन में हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। और बेसिक स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि पावर सिस्टम के पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एक पावर सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, और वो किसके किसके थ्रू एक कंज्यूमर लेवल तक पावर कैसे ट्रांसमिट होती है वाया। बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर में। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पावर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, यानी जनरेटिंग स्टेशन से होते हुए फ्रॉम जनरेशन टर्मिनल टू द कंज्यूमर लेवल कैसे पावर ट्रांसमिट होके पहुंच रही है। ठीक है, यही हमें समझना है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। और हम इस स्ट्रक्चर को एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फिलहाल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पावर सिस्टम का, उसकी डिफिनीशन हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड टू द लोड सेंटर थ्रू पावर सप्लाई। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर है, जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड टू द लोड सेंटर। लोड सेंटर का मतलब यहाँ पे ये है कि लोड्स जो सेंटर है वो आपका एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, कंज्यूमर लेवल, एक कमर्शियल लेवल पे भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हो सकता है। बहुत वेरी लार्ज रिक्वायरमेंट भी हो सकती है वोल्टेज की, जो कि स्टील इंडस्ट्री वगैरह में होती है। क्लियर? तो लोड सेंटर का मतलब यहाँ पे एक कॉमन टर्म है कि लोड कुछ भी हो सकता है। क्लियर? वो एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। तो जो लोड सेंटर्स हैं, उस लोड सेंटर्स के पे पावर का ट्रांसमिशन हो फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर लेवल थ्रू पावर सप्लाई। क्लियर? तो पावर सप्लाई के थ्रू ये सब चीज़ें हो रही हैं, थ्रू पावर सप्लाई। और इस पावर सप्लाई में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मतलब पावर सप्लाई कंजिस्टिंग, मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? तो क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्लियर? एक तो जनरेटिंग स्टेशन ही हो गया, यानी जनरेटर्स। ये तो सोर्स हो गया। जनरेटर क्या हो गया? जनरेटर तो सोर्स हो गए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। ट्रांसमिशन, यहाँ पे हम पूरा पावर ट्रांसमिशन को ही लेके चल रहे हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो चार कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। ट्रांसमिशन के अलावा इस ट्रांसमिशन को फॉलो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसफॉर्मर्स की। क्लियर? ट्रांसफार्मर के अलावा हर एक इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन की भी हमें नीड पड़ती है। क्लियर? तो हर एक इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमें स्विच गियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। स्विच गियर्स बेसिकली सर्किट ब्रेकर और रिले का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हर एक डिवाइस को, हर एक एलिमेंट को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो। क्लियर? और कुछ टर्मिनल इक्विपमेंट भी इनके साथ होते हैं। टर्मिनल इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया? आपके टावर्स हो गए, इंसुलेटर्स वगैरह हो गए। क्लियर? तो टर्मिनल्स इक्विपमेंट, तो इन सब का ताना बुना होता है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो पावर सिस्टम का होता है वो। क्लियर?
तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, ये ट्रांसमिशन लाइन ना कह के हम इसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम एक ट्रांसमिशन सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। क्लियर? ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन, द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी या कई किताबों में सब ट्रांसमिशन भी इसको बोला जाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। एंड थर्ड वन इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट वन इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अभी हम सबके बारे में देखेंगे भी क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो ये ट्रांसमिशन के सिस्टम में ये सेगमेंट सारे आते हैं। अभी हम एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जो मेन पर्पज होता है एक ट्रांसमिशन सिस्टम का वो यही होता है कि ये सारे मेजर जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर को कनेक्ट करे। यानी अगर हम बात करें एक ट्रांसमिशन सिस्टम के मेन पर्पज की, तो मेन पर्पज जो एक ट्रांसमिशन सिस्टम का होता है वो होता है क्या कि टू कनेक्ट ऑल द मेजर स्टेशंस, सारे मेजर स्टेशन को कनेक्ट करना, एंड द लोड सेंटर, यानी सारा लोड सेंटर। जो इंडिया में आपका ग्रिड सिस्टम है वो नेशनल ग्रिड सिस्टम ही है, तो वो एक नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम की ही बात हम कर रहे हैं। तो ग्रिड का मतलब ही होता है कि इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी सारे ट्रांसमिशन सिस्टम क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। क्लियर? तो उसको हम ग्रिड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आपके रिक्वायरमेंट होती है बेसिक स्ट्रक्चर में वो क्या क्या होती हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम इसको मतलब एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे होता है एक ट्रांसमिशन सिस्टम में। क्लियर? तो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम समझाने। क्लियर? तो हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे बेसिक पावर स्ट्रक्चर का। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब यही होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि सिस्टम आपका 3 फेज सिस्टम होता है और सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हम पर फेज एनालिसिस इजीली कर लेते हैं। तो एक सिस्टम को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है, तो उसे ही हम सिंगल लाइन डायग्राम का नाम देते हैं। वहाँ पे हम एलिमेंट की वैल्यूज़ को या जो भी हम स्विच गियर्स स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ हम शो नहीं करते हैं। केवल जनरेटर, ट्रांसफार्मर का आइकॉन, लाइन के लिए हम सिंगल लाइन यूज करते हैं, उसकी रजिस्टिव वैल्यू, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू, ये सारी चीज़ें उसमें हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर? तो वही सिंगल लाइन डायग्राम होता है, वो अभी आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एक मतलब सिंपल सा लेआउट लेके चल रहा हूँ। एक 11 kV का जनरेटिंग स्टेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक कंज्यूमर लेवल तक, स्मॉल कंज्यूमर लेवल तक कैसे आपका पावर ट्रांसमिशन होता है उसको समझाने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है एक जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे मैंने जनरेटिंग स्टेशन ले लिया 11 kV का। अगर जनरेटिंग स्टेशन की हम बात करें तो जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वो हाई वोल्टेज पावर डेवलप नहीं कर पाता। क्लियर? ठीक है, वो मैक्सिमम जो आपका पावर डेवलप कर सकता है अगर हम जनरेटिंग स्टेशन की बात करें, ड्यू टू द हीटिंग, ड्यू टू द इंसुलेशन लेवल, जो आपकी जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो 11 to 33 kV होती है। यानी हम जो जनरेशन कर सकते हैं वो 11 to 33 kV तक ही कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड हम जनरेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू होती हैं और टेक्निकल इश्यू रिलेटेड होती है रिलेटेड टू
related to the technical issue like insulation level, आप इंसुलेशन कहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक हीटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हम जो जनरेशन कर सकते हैं वो 11 to 33 kV तक का ही जनरेशन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 11 kV का हमने पावर जनरेट किया। क्लियर? ये तो हमारा जनरेटिंग स्टेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्लियर? ये ट्रांसफार्मर इस 11 kV को 11/132 kV में चेंज कर दिया। यानी हमने यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जिसने वोल्टेज को 11 to 132 kV पे चेंज कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्लियर? तो हमने जो हमारा जनरेशन हुआ था वो 11 kV के पे हुआ था, उस 11 kV को हमने 132 kV में चेंज किया बाय यूजिंग पावर ट्रांसफार्मर। क्लियर? तो 132 kV तक के वेरी लार्ज कंज्यूमर भी होते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि 132 kV का हमें पावर चाहिए या 66 kV का चाहिए, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। तो हर एक कंज्यूमर का जो बहुत ही हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रखते हैं या जिनको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो उनका खुद ही सेल्फ सबस्टेशन होता है। वो उस सबस्टेशन के थ्रू क्या करते हैं, उस पावर को यूज करते हैं, उस वोल्टेज लेवल को यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरी लार्ज कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर्स बहुत ही लार्ज लेवल के हैं तो उस कंडीशन में 132 kV के सप्लाई वो यूज कर सकते हैं। ये जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये बताने के लिए किया हुआ है कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, या फिर इस ट्रांसमिशन लाइन को किसी दूसरे ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाए या कनेक्टेड टू अदर ग्रिड, किसी दूसरे ग्रिड से हम इसको कनेक्ट कर दें। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेशन के बाद से जो कि जनरेटिंग स्टेशन होता है, यहाँ से हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये तुम्हारा जो चल रहा है ये चीज़ प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है। क्लियर? अब प्राइमरी ट्रांसमिशन होने के बाद हमें एक रिसीविंग स्टेशन होता है, जैसे सब स्टेशन होते हैं वैसे ही जब ट्रांसमिशन लेवल की बात करते हैं तो हमारा रिसीविंग स्टेशन भी होता है। तो यहाँ भी हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ये ट्रांसफार्मर इस 132 kV को चेंज कर देगा 33 kV में। क्लियर? तो इसने 132 kV को 33 kV में चेंज कर दिया। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमें एक रिसीविंग स्टेशन मिल जाएगा। फिर से वही काम कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारा एक रिसीविंग स्टेशन है, यहाँ पर क्या था, एक जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर? ये आपका एक जनरेटिंग स्टेशन था, ये आपका RS मतलब रिसीविंग स्टेशन। क्लियर? मैं पूरा लिख देता हूँ, जनरेटिंग स्टेशन एंड दिस इज द रिसीविंग स्टेशन। ओके, और इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद हमें रिसीविंग स्टेशन पे पावर रिसीव हो रही है और इसको हमने स्टेप डाउन किया है 33 kV पे। 33 kV पे डाउन किया हमने, तो यहाँ भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बहुत लार्ज कंज्यूमर होते हैं तो लार्ज कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं। जो लार्ज कंज्यूमर होते हैं, लार्ज कंज्यूमर्स, यहाँ भी लार्ज कंज्यूमर्स, यानी जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं तो वो इस लेवल का पावर यूज करती हैं। 33 kV का उनको रिक्वायरमेंट होता है तो वो उसको यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये जो लाइन जाएगी ये है सेकेंडरी ट्रांसमिशन की लाइन। क्लियर? तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होगा कि फिर से आपका जो वोल्टेज लेवल 33 kV का है, ये इसको स्टेप डाउन करके हम 11 kV पे ला रहे हैं, 33/11 kV। और ये जो रीजन है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये है आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन
सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको कई जगह हम सब ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, सब ट्रांसमिशन। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जनरेटिंग स्टेशन से पावर 11 केवी का जनरेट हुआ, हम पावर 11 to 33 केवी ही जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू द इंसुलेशन हीटिंग प्रॉब्लम। क्लियर। उसके बाद हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके उसको 132 केवी तक ले गए। फिर उसके बाद हमने देखा इस 132 केवी को हम बहुत लार्ज कंज्यूमर तक भी पहुंचा सकते हैं, किसी दूसरे ग्रिड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। फिर हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया 132 केवी से लेके 33 पे। क्लियर। तो वहाँ से रिसीविंग स्टेशन पे ये रिसीव हुआ, फिर ये 33 केवी की एनर्जी अगर हम चाहें तो लार्ज कंज्यूमर को दे सकते हैं। क्लियर। लार्ज कंज्यूमर इसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ और फिर हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया 33 से 11 केवी पे। जब ये 11 केवी पे डाउन किया हमने, तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 11 केवी के बाद से जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें मिलेंगी। क्लियर। तो थोड़ा सा रब करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके आगे क्या होना है। इसके आगे का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि हमने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया था 11 केवी पे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर बन गया था। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा एक सबस्टेशन, ये आपका ये एक सबस्टेशन है। क्लियर। यहाँ पे आपकी एनर्जी कितनी हो गई है 11 केवी की। तो ये मीडियम कंज्यूमर तक इस एनर्जी को हम दे सकते हैं, यानी मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्री होती हैं वो इस एनर्जी को यूज करेंगी। क्लियर। मीडियम की अगर हम बात करें तो जिनको पावर की रिक्वायरमेंट 50 किलोवाट से ज़्यादा होती है, वो जो कंज्यूमर होते हैं वो मीडियम कंज्यूमर्स लेवल होता है। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो सेगमेंट हमारा आ रहा है इस सेगमेंट को हम बोलते हैं, इस सेगमेंट को हम बोलेंगे। अब इसके आगे हमारा क्या होना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चलता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिसीविंग स्टेशन और सब स्टेशन के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्लियर। जनरेटिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्लियर। तो सिमिलरली इसके आगे जब हम चलेंगे तो इसके आगे हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज किया। उस ट्रांसफार्मर ने 11 केवी की एनर्जी को स्टेप डाउन कर दिया 400 वोल्ट पे। इसके बाद जो हमें ट्रांसमिशन मिलता है, चूँकि अब ये हम लो स्केल पे जा रहे हैं। लो स्केल का मतलब ये हो गया कि जो आपका कमर्शियल पर्पज़ होता है, जो आपका रेजिडेंशियल पर्पज़ होता है, यानी रेजिडेंशियल यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए जो आप करने जा रहे हैं वो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही मिलता है। यानी यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में फीडर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, सर्विस मेन होता है। क्लियर। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा सा अलग से भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। तो हमें ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रहा है, स्मॉल कंज्यूमर तक। तो हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, हम जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट किए। क्लियर। जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट करके हम कहाँ तक पहुँचे, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए स्मॉल कंज्यूमर तक। स्मॉल कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो चीज़। बाकी मीडियम कंज्यूमर, लार्ज कंज्यूमर, वेरी लार्ज कंज्यूमर के लिए पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिक पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल की, तो यहाँ पे हमने 11 to 132 केवी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आपका जो आपका ट्रांसमिशन लेवल है
वो कितना हो सकता है, 400 केवी ऑब्लिक 220 केवी ऑब्लिक 132 केवी ऑब्लिक 66 केवी। क्लियर। तो जो ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल है वो 400 के भी, 220 के भी, 132 के भी, 66 के भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड कहाँ किस पे करता है, ये चीज़ मायने रखती है कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो डिपेंड ये करता है आपका लेंथ ऑफ लाइन पे और पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी पे, यानी कितना पावर आप अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, कितनी लेंथ ऑफ लाइन है, तो उसकी वजह से कितना आपको वोल्टेज लेवल लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। 66 केवी से लेकर 400 केवी तक हो सकता है। बट यहाँ पे ये एक जनरल एसी सिस्टम हमने लिया हुआ है यहाँ पे, तो जनरल एसी सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हालांकि एचवीडीसी ट्रांसमिशन में वोल्टेज लेवल 765 केवी से ऊपर भी है इंडिया की अगर हम बात करें तो, और अगर हम बाहर की बात करें तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन भी है। क्लियर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर पावर सिस्टम का क्या होता है। अब हम जानेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। हेलो 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 हेलो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि हेलो तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या उसके रोल होते हैं। तो वही हम समझने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से सिंगल लाइन डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा कि एक बेसिक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर का जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो कैसे होता है, कैसे वो कंज्यूमर लेवल तक पहुंचता है। तो हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी एक कंज्यूमर लेवल तक एक जो रेसिडेंशियल लोड होते हैं उन तक पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो पावर का सप्लाई होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो आती है आपकी फीडर्स। फीडर्स यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बात करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसमिशन की, तो ये एक कंडक्टर्स ही होते हैं। चाहे हम फीडर की बात करें, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, सर्विसमैन की बात करें, ये सारे कंडक्टर, ये मत समझिए कोई ये इक्विपमेंट है। क्लियर। फीडर हो गया, बस उस कंडक्टर्स के अलग अलग नाम है। फीडर्स के बाद हमारा नाम आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। क्लियर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आता है हमारा सर्विस मेन, यानी जिसके थ्रू हमारा जो पावर सप्लाई का जो नीड होता है वो कनेक्टेड होता है, सर्विस मेन। क्लियर। तो इन तीन प्रोसीजर से होके हमें गुजरना पड़ता है। क्लियर। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आता है और सर्विस मेन आता है। क्लियर।
अगर हम बात करें यहाँ पे कि फीडर्स का क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या रोल है, तो फीडर का मतलब ये होता है कि एक जोन को वो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेंगे हम। और सर्विस मेन का मतलब ये हो गया उस एरिया से जो कंडक्टर होकर गुजरा हुआ है, और अगर कोई हाउस है तो उस हाउस को जिस कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है घर से, वो आपका सर्विस मेन हो जाता है। क्लियर? तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम फीडर्स की बात करते हैं, फीडर बेसिकली होते क्या हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इनके पीछे क्या रीजन होते हैं। तो अगर हम फीडर्स की बात करें तो फीडर जो होते हैं ये कंडक्टर ही होते हैं। इट इज़ अ कंडक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कंडक्टर। फीडर बेसिकली कंडक्टर ही होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होता है कि इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो ये होती है कि देयर इज कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी ये कंडक्टर जहाँ तक गए होते हैं उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये कांस्टेंट करंट सोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसे एज ए करंट सोर्स हम कंसीडर करें। क्लियर? तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि देयर इज नो टैपिंग प्रोवाइडेड, देयर इज नो टैपिंग प्रोवाइडेड। यानी ये कंडक्टर जहाँ तक गए होते हैं, जिस लेंथ में भी गए होते हैं, इसमें हम कोई टैपिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? तो यानी कहीं से भी आप इसको टैप नहीं कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट करंट का होना, कोई भी टैपिंग प्रोवाइड ना करना, ये चीज़ होता है, फीडर की खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि लोड वेरी कर रहा है तो करंट की वैल्यू अचानक से बहुत तेज़ी से चेंज हो जाए। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, ये भी कंडक्टर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंडक्टर, सारे कंडक्टर ही हैं। इट इज ऑल्सो कंडक्टर, बट डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, वैरिंग करंट होता है। देयर इज वैरिंग करंट, यानी करंट का जो अमाउंट है वो वेरिएबल होता है। क्लियर? और इसको जो डिजाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द वोल्टेज ड्रॉप किया जाता है। डिजाइन बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे इसको हम डिजाइन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि फीडर को कैसे डिजाइन किया जाता है, डिजाइन बेस्ड ऑन कांस्टेंट करंट कैपेबिलिटी। तो कोई भी जो लोड होता है, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, वो फीडर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये, वो किससे कनेक्टेड होता है, सर्विस मेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड होता है। यानी जो आपका कंज्यूमर है, जैसे मैंने बताया था कि स्मॉल कंज्यूमर्स, यानी स्मॉल कंज्यूमर्स तक जो आपकी सप्लाई आ रही है। क्लियर? जो स्मॉल कंज्यूमर तक सप्लाई आ रही है वाया कैसे आ रही है, फीडर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू सर्विस मेन। क्लियर? यानी फीडर से कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, ये कनेक्टेड होता है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन वाया अ सर्विस मेन कंडक्टर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन के रोल क्या हैं। ठीक है? अब थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन होते क्या हैं। एक बस स्कीमेटिक डायग्राम में बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस मेन में क्या बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि सारे कंडक्टर्स ही हैं तो सबको लगता है कि ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं। ये है हमारा सबस्टेशन, ये एक सबस्टेशन है हमारा। क्लियर? ये एक फीडर मान लिया हमने ये, और एक फीडर मान लिया हमने। क्लियर? ठीक है, ये दो फीडर हमने एज्यूम कर लिए हैं। ठीक, और
थोड़ा सा और डायग्राम को सही बनाते हैं। ये हमारा सबस्टेशन, क्लियर। ये एक फीडर और ये एक फीडर मान लिया हमने, क्लियर, ठीक है। ये हमारा फीडर हो गया। हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हो सकते हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, क्लियर। ये ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस ए पॉइंट और एस सी पॉइंट है, यानी एस ए और एस सी पॉइंट, ये आपके क्या हो गए, फीडर्स हो गए। ए डी, डी सी, सी बी एंड ए बी, ये सारे क्या हैं, फीडर्स हैं और सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये जो लाइनें आती हैं, ये कंज्यूमर लेवल तक जो जाती हैं, ये आपके सर्विस मेन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फीडर्स का क्या काम होता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या काम है और सर्विस मेन का क्या काम है, क्लियर। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फीडर्स में जो करंट कैपेबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं लोड के अकॉर्डिंग वेरिएबल करंट होता है उसमें, क्लियर, और वो डिज़ाइन वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे ही किए जाते हैं। तो ये एक जोन, मतलब ये पूरा एक जोन इसको कवर करना है, दो फीडर्स को ये पूरा जोन कवर करना है। तो पूरा जोन कवर करने के लिए एक फीडर ऐसे है, एक फीडर ऐसी है। फीडर बहुत तरीके के होते हैं, रिंग मेन टाइप होता है, रेडियल टाइप होता है, ये सारी चीज़ें इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो एस ए इज़ द फीडर, क्लियर। तो यहाँ पे एस ए, एस सी, ये दोनों क्या हो गए, फीडर्स हैं, क्लियर, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये सारे क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्लियर, ठीक है। और ये जो रेड लाइन गई है ये सर्विस मेन है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कनेक्शन होता है कंज्यूमर लेवल तक, कैसे आपकी पावर सप्लाई पहुंचती है। तो यही पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सिंपली यही चीज़ें हैं कि मेन क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम के 4 स्तंभ होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। उसको हमने सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की, उसको हमने समझाया। फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्मॉल कंज्यूमर तक सप्लाई आने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हमने बताया, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस में। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का जो लेआउट है वो क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। आई होप कुछ सीखा ही होगा आपने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, क्यों होता है, क्लियर। तो हाँ, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।